नमस्कार, स्वागत है आपका इस बेहद खास विश्लेषण में। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सोचिए, 1951 में एक नए गणतंत्र की शुरुआती बुनियाद से लेकर आज 9 मई 2026 की इस अति आधुनिक डिजिटल और हाइपर कनेक्टेड दुनिया तक, ये महज इतिहास के पन्ने नहीं है। ये एक पूरे राष्ट्र के संघर्ष, उसके निर्माण और आसमान छू लेने की एक महाकाव्य जैसी कहानी है। आगे बढ़ने से पहले जरा जल्दी से आज के एजेंडे पर नजर डाल लेते हैं। 1. पंचवर्षीय योजनाओं का उदय। 2. संकट और हरित क्रांति। 3. गरीबी उन्मूलन व अस्थिरता। 4. उदारीकरण और नया भारत। 5. तीव्र और समावेशी विकास। और अंत में 6. 2026 आज का भारत। चलिए बिना देर किए सीधे शुरू करते हैं। भाग 1, पंचवर्षीय योजनाओं का उदय। अब सोचिए, 1951 में हमारे पास क्या था? अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खेती पर टिकी थी। उस वक्त के.एन. राज साहब का वो कृषि केंद्रित हेरल्ड-डोमा मॉडल सामने आया। लेकिन सिर्फ 5 साल बाद 1956 आते आते हम सीधे महालनोबिस मॉडल की तरफ मुड़ गए। मतलब एक जबरदस्त छलांग सीधे भारी उद्योगों की तरफ। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में पिघलते लोहे वाले विशाल स्टील प्लांट खड़े हो गए। ये एक बहुत ही आक्रामक शुरुआत थी। और नतीजे सच में हैरान करने वाले थे। पहली योजना का लक्ष्य था सिर्फ 2.1% विकास दर का, लेकिन हमने उसे भी पार करते हुए 3.6% हासिल कर लिया। ये कोई छोटा नंबर नहीं था, ये एक नए राष्ट्र की वो पहली सुनहरी किरण थी जिससे सबको बता दिया कि भारत अब तेजी से आगे बढ़ने वाला है। भाग 2, संकट और हरित क्रांति। लेकिन देखिए, विकास की ये रफ्तार हमेशा एक जैसी तो नहीं रह सकती ना। 60 के दशक की शुरुआत में हालात अचानक बदल गए। तीसरी योजना का वो महत्वाकांक्षी सुखमय चक्रवर्ती मॉडल, जो खेती और इंडस्ट्री दोनों को साथ लेकर चलना चाहता था, वो बुरी तरह चरमरा गया। क्यों? क्योंकि 1962 और 1965 के युद्धों ने एक कठोर सच्चाई सामने लाकर खड़ी कर दी। देश की सुरक्षा से बढ़कर उस वक्त कुछ भी नहीं था। और बिल्कुल इसी अंधेरे और तनावपूर्ण माहौल के बीच गूंजा लाल बहादुर शास्त्री जी का वो अमर नारा, जय जवान जय किसान। ये महज कोई लाइन नहीं थी, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की भूख को मिटाने की एक बहुत बड़ी पुकार थी। इसी दौर में भारतीय खाद्य निगम यानी FCI की नींव रखी गई, ताकि देश को अनाज की कमी से बचाया जा सके। देश के सामने भयंकर खाद्य संकट था। ऐसे में 3 साल के लिए एक प्लान हॉलिडे या कहें योजना अवकाश लेना पड़ा। लेकिन सच कहूं तो ये कोई छुट्टी का समय नहीं था। इसी छोटे से गैप में हाई यील्ड यानी उच्च उपज वाले बीजों का इस्तेमाल शुरू हुआ, और देखते ही देखते हमारी बंजर जमीनें लहलहाते सुनहरे खेतों में बदल गई। जी हाँ, इसी ऐतिहासिक चमत्कार को आज हम हरित क्रांति कहते हैं। भाग 3, गरीबी उन्मूलन व अस्थिरता। चलिए 70 और 80 के दशक की तरफ बढ़ते हैं। ये वो दौर था जब बड़े और साहसिक फैसले लिए जा रहे थे। 1969 में 14 प्राइवेट बैंकों का अचानक राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। फिर 1974 में दुनिया ने पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा परमाणु परीक्षण की गूंज सुनी। DP धर मॉडल के तहत गूंजा गरीबी हटाओ का नारा। और फिर 80 के दशक में नाबार्ड जैसी संस्था का आना, ये भारत का एक बिल्कुल नया और आक्रामक रूप था। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। लगातार हो रहे राजनीतिक बदलावों के चलते 5वीं योजना को बीच में ही रोकना पड़ा, और इसकी जगह थोड़े समय के लिए ली एक रोलिंग प्लान ने। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क था जो लगातार खुद को बदल और एडजस्ट कर सकता था। वैसे इसकी परिकल्पना डॉक्टर गुरनार मेडल ने विश्व स्तर पर अपनी किताब एशियन ड्रामा में की थी। भाग 4, उदारीकरण और नया भारत। कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। 7वीं योजना का मंत्र था रोटी, रोजी और उत्पादकता। इस दौरान बुनियादी ढांचे का तेजी से आधुनिकीकरण हुआ और सेबी जैसी नियामक संस्था भी बन गई। बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन क्षितिज पर विदेशी मुद्रा भंडार के खत्म होने का एक ऐसा भयानक तूफान मंडरा रहा था जिसका सामना इस देश ने पहले कभी नहीं किया था। और फिर आए 1991 के ऐतिहासिक LPG सुधार, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा उठाया गया ये कदम एक अल्टीमेट मास्टर स्ट्रोक था।
इसने भारतीय अर्थव्यवस्था के बंद दरवाजों को दुनिया के लिए खोल दिया। ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने हमें डूबने से बचाया और ग्लोबल ट्रेड के नेटवर्क से मजबूती से जोड़ दिया। इन सुधारों के तुरंत बाद 8वीं योजना में हमने अपना पूरा फोकस शिफ्ट किया सीधे मानव संसाधन विकास पर। ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से प्रेरणा लेते हुए लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर भारी जोर दिया गया। इसी दौर में अहम संवैधानिक संशोधन हुए और भारत विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का हिस्सा बन गया। भाग 5 तीव्र और समावेशी विकास। नई सहस्राब्दी यानी साल 2000 के बाद का दशक तो जैसे भारत की उड़ान का दौर था। जरा इस शानदार नंबर पर गौर कीजिए, 8%। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हासिल की गई ये अब तक की सबसे ऐतिहासिक और बेहतरीन विकास दर थी। अर्थव्यवस्था सचमुच रॉकेट की तरह ऊपर जा रही थी। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या थी? इस दौर का विकास सिर्फ कंक्रीट के पुलों तक सीमित नहीं था। अब फोकस एक गहरे और टिकाऊ सामाजिक बदलाव पर था। गांवों को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नरेगा के जरिए रोजगार की गारंटी और शिक्षा का अधिकार कानून, मतलब विकास को असली मायनों में समावेशी बनाया जा रहा था ताकि कोई पीछे ना छूटे। भाग 6 2026 आज का भारत। उन दशकों पुरानी बुनियादों पर चलते हुए आइए देखते हैं कि आज 9 मई 2026 को हम कहाँ खड़े हैं। ये देखिए, स्काई रूट एरोस्पेस, भारत का पहला $1.1 बिलियन का स्पेस टेक यूनिकॉर्न। दशकों पहले जो तकनीकी सपने देखे गए थे, आज वे हकीकत हैं और ये यूनिकॉर्न अपने विक्रम-1 रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बिल्कुल तैयार है। आज का परिदृश्य बहुत तेजी से बदल रहा है, जहां एक तरफ देश के भीतर बड़े राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जैसे विधानसभा भंग होने के बाद पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना। वहीं दूसरी तरफ हमारी IIT मद्रास जैसी शीर्ष शिक्षण संस्थाएं सीधे अमेरिका के कैलिफोर्निया में $7.5 मिलियन का अपना इनोवेशन सेंटर खोल रही हैं। भारत अब वैश्विक मंच पर अपनी शर्तें खुद तय कर रहा है। पर देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस उच्च तकनीक के दौर की कुछ परछाइयां भी हैं। हालिया NCRB रिपोर्ट बताती है कि पारंपरिक गंभीर अपराधों में तो 6% की कमी आई है, जो कि शानदार है। लेकिन डिजिटल धोखाधड़ी और साइबर क्राइम में 18% का भारी उछाल आया है, जिसमें तेलंगाना सबसे आगे है। इससे बिल्कुल साफ है कि इस हाइपर कनेक्टेड समाज को अब एक नए तरह के साइबर सुरक्षा कवच की सख्त जरूरत है। और विकास और विरासत का ये अद्भुत संतुलन देखिए। एक तरफ जहां असम के डॉक्टर शेखर सुमन को AI और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अमेरिका में टॉप अवार्ड मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ सिक्किम के लेप्चा समुदाय द्वारा बनाए गए आर्युशोम यानी सदियों पुराने स्वदेशी बांस के पुलों को यूनेस्को आधिकारिक तौर पर संरक्षित कर रहा है।